हेलो डियर स्टूडेंट्स। मच अवेटेड वीडियो जिसका आप सभी को इंतजार था यार। कमेंट बॉक्स पे आपने मतलब हदी मचा दी सर। वो ब्लॉकबस्टर 50 जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो अनाउंस की थी वो लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। तो यार वो वीडियो आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों। पूरी मेहनत की गई है इस 50 क्वेश्चंस वाली वीडियो पर। 2-2.5 घंटे का सेशन था ये वाला, राइट? मतलब रहने वाला है। आप ये मान के चलो कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपकी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि शायद इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी अपना स्कोर बूस्टअप करने में, राइट? हर जगह से क्वेश्चंस पिक किए गए हैं कुछ, और ये क्वेश्चंस आपको जरूर कॉन्फिडेंस भी देंगे। क्वेश्चंस को मैंने कुछ ऐसे सेलेक्ट किया है कि हाँ, हर बच्चे इन क्वेश्चंस को निकाल पाएगा। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी और बहुत अलग अलग जगह से उठाए गए क्वेश्चंस हैं, राइट? तो इस वीडियो को एंड तक देखना यार, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में 5000 लाइक का रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 5000 लाइक आने चाहिए, तो आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो ही 12 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन 5000 लाइक्स इस वीडियो पे बनते हैं भाई, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है, राइट? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, राइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक अच्छा चैप्टर है, आपको पता है इस बारे में। तो क्वेश्चन है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। जस्ट फॉर कंफर्मेशन मैं चेक कर लेता हूं क्या क्वेश्चन विजिबल है। हाँ ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं मैं। सोल्यूशन साथ साथ ही मैं दे रहा हूं ताकि आप कोई भी किसी भी तरह का हमारा टाइम खराब ना हो, राइट? तो क्वेश्चन में बच्चों ये बोल रखा है यहाँ पर कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दिस मच 3.1। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, 3.1 न्यूटन कूलम इनवर्स। 3.1 न्यूटन कूलम इनवर्स। मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली 3.1, उसके बाद कोस और फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में दे रखा है अपने को 1.8। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर, राइट? रेडियन पर मीटर। इससे अपने को कुछ 2 पाई बाय लैम्डा की फील आ रही है, रेडियन पर मीटर। आइडेंटिफाई कर लिया कि ये के है, राइट? और साथ में लिखा हुआ है वाई, और फिर लिखा हुआ है प्लस 5.4 इंटू 10⁻⁶, फिर लिखा हुआ है रेडियन पर सेकेंड, और फिर लिखा हुआ है टी। तो यार देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मैं सिंपल वेव की बात करूं, मतलब ईएम वेव की बात करूं, तो इक्वेशन बेसिकली क्या होती है बच्चों, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, कुछ इस तरह से। साइन हो या कोस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फेज डिफरेंस का फर्क है। लेकिन मुझसे जो पूछे देखते वो चीजें सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। यहाँ पर ई की जगह जो एम्पलीट्यूड लिखा ना, बेसिकली पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट होगा यहाँ पर, राइट? तो अगर मैं इसमें से गिवन डाटा निकाल लूं, ई नोट मुझे पता लग गया। ई नोट कितना है बच्चों, यहाँ पर 3.1, क्योंकि यूनिट भी पता है इसकी आपने को, यहाँ पर दे रखी न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट? के का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर 1.8 दे रखा है, जिसको मैं 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ, और मैं चाहूं तो इसको ओमेगा बाय वी भी लिख सकता हूँ, राइट? और साथ में ओमेगा कितना दे रखा है, रेडियन पर सेकंड का मतलब है ओमेगा। ओमेगा अपने को दे रखा है बच्चों कितना, 5.4, राइट? रेडियन पर सेकंड। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? ओके फाइन। डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है यार। देखो डायरेक्शन कैसे निकालते होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखो डायरेक्शन निकालने का मतलब होगा कि, इसको 2 मिनट के लिए साइड में कर रहा हूं। डायरेक्शन निकालने का मतलब होगा कि अगर मान लो E क्रॉस बी हमेशा अपने को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ईएम वेव। जिस डायरेक्शन में ईएम वेव की डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में ईएम वेव प्रोपगेट कर रही है, वो सेटिस्फाई होती है हमेशा ई क्रॉस बी से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां पर होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को होना पड़ेगा बच्चों वाई एक्सिस में, राइट? और मैग्नेटिक फील्ड को कहां पर होना पड़ेगा, जेड एक्सिस में, राइट? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका जे कैप मतलब कि वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा के कैप मतलब कि जेड एक्सिस में, तो सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में जो
इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड देख कहां पर रखा है, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, देख लो जरा एक बार इसको। अगर इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, यहां पर ना, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है अपने को, वो दे रखा है आई कैप में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आई कैप में, और वेव की जो प्रोपगेशन है वो पता लगती है कि के के साथ क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर के के साथ लिखा हुआ है वाई, यानी कि, और दोनों के सिंबल सेम है। अगर के एक्स और ओमेगा टी दोनों के सिंबल सेम हो जाए, अगर के एक्स और ओमेगा टी दोनों के सिंबल सेम हो जाए, या फिर के वाई और ओमेगा टी दोनों के सिंबल सेम हो जाए, तो वेव जाती है नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पर इतना तो कंफर्म हो गया कि अगर यहाँ पर के वाई और दोनों के सिंबल सेम है, तो इसका मतलब वेव की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, वेव की डायरेक्शन होगी नेगेटिव जे कैप, राइट। तो मैं बोलूंगा कि यार डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव जे कैप। पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, हो गया। वेवलेंथ आइडेंटिफाई करनी है, देखो वेवलेंथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा से कंपेयर कर दो यार, 2 पाई बाय लैम्डा से कंपेयर कर दो। यहाँ पर 1.8 आइडेंटिफाई करा, के इज 1.8, 2 पाई बाय लैम्डा से कंपेयर कर दो, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। तो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाय में 18। सोल्व कर देना, कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा है, मेरा काम है सिर्फ बताना। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। 2 पाई म्यू इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा आपको पता है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाएगी, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। ओमेगा कितना है, 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर देंगे, राइट। फिर पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताओ भैया। अरे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी निकाला जा सकता है, इसको मैं रब कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है कि ई नोट बाय बी नोट क्या हो जाएगा, सी, राइट। ई नोट बाय बी नोट क्या हो जाएगा, सी, या फिर ई नोट को मैं लिख सकता हूं बी नोट सी। ई नोट को मैं क्या लिख सकता हूं, बी नोट सी। अब मुझसे पूछा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताओ। भाई सी का वैल्यू तुमको पता है, सी को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 10⁸, और ई नोट कितना दे रखा है इसके अंदर, ई नोट दे रखा है 3.1, राइट। तो इसका मतलब 3.1 इक्वल्स टू बी नोट इंटू 3 इंटू 10⁸। कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा है, 3.1 को 3 इंटू 10⁸ से डिवाइड कर देना, वेरी सिंपल। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान था करना। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन और लिखना है इसमें, तो वो भी लिख देंगे यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, अरे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा बी नोट, राइट, कोस के वाई प्लस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, के कैप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, के कैप। बी नोट यहां से निकाल देना जो आपने निकाला है, वाई सेम, के सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होता है वो 0 होता है बच्चों, क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन फिर से ई वेव का उठाया मैंने, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लो। यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बच्चों कितना दे रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ई नोट इज बेसिकली 120 न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। और फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू का वैल्यू दे रखा है 50 मेगाहर्ट्ज, राइट। आपको बताना है बी नोट क्या होगा, ओमेगा क्या होगा। देखो कितनी सारी चीजें बतानी है, आपको बताना है बी नोट फाइन, आपको निकालना है ओमेगा फाइन, आपको निकालना है के, ओके, आपको निकालना है लैम्डा, ठीक है। यार 2 चीजों से ये सारी चीजें निकालना पॉसिबल है क्या, मेरे ख्याल से तो पॉसिबल है यार। यार ये सारा कुछ ना वन शॉट मैंने डाल रखा है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पर जा सकते हो, पूरा वन शॉट डाला हुआ एम वेव का, और आपको मजा आएगा, राइट। क्वांटम एकेडमी आप जाकर सर्च करो, ईएम वेव वन शॉट, बहुत ही औसम वीडियो वहां पर बना रखा है आपके लिए पहले से ही, राइट। तो ई नोट और म्यू दे रखा है ना, तो मैं ऐसा करता हूं यार, यहां पर लगाता हूं मैं ई नोट बाय बी नोट इक्वल्स टू सी। ये रिलेशन लगाकर मुझे यहां से बी नोट तो मिल जाएगा, है ना। बी नोट तो, क्योंकि बी नोट पूछा भी है तो बी नोट मिल भी जाएगा। तो बी नोट का मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी गिवन है उसको सी से डिवाइड कर दो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा 40 नैनो टेस्ला। एक चीज का ध्यान रखना यार, हम ना यूनिट्स लगानी भूल जाते हैं, यूनिट्स हम लगा के नहीं आते, और यूनिट्स आपका लगाना आधा नंबर आपका श्योर कर देगा, अगर आप छोड़कर आओगे तो आधा नंबर कट जाएगा आपका, राइट। तो 400 नैनो टेस्ला यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद ओमेगा निकालना है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई म्यू, राइट। ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई म्यू, और म्यू भी गिवन है अपने को, तो 2 पाई से इस म्यू को मल्टीप्लाई कर देना भाई
3.4 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर होगा। उसके बाद क्या पूछे है यहाँ पर, के का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है 2π/λ, बट लैम्डा तो गिवन नहीं है, बट कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं c/λ। लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, लैम्डा कितना आएगा c/μ, राइट, c/ फ्रीक्वेंसी। तो फिर इस तरह से हम के को भी निकाल सकते हैं यहाँ पर बहुत इजीली, के भी आ जाएगा यहाँ से बहुत इजीली, राइट। उसके बाद क्या पूछे है, के हो गया लैम्डा, अगर के आ गया लैम्डा भी आ जाएगा। तो इंटर रिलेटेड बातें यार, दोनों की दोनों सोल्व की जा सकती है। एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। तो लेट अस अज्यूम यार कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, कहीं मेंशन नहीं है यहाँ पर कि वेव कहाँ पर जा रही है, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, राइट। अगर कुछ नहीं लिखा है ऐसा तो मैं ऐसा बोल दूंगा यार कि इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को हम लिखेंगे यहाँ पर E इक्वल्स टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। इससे ये श्योर हो गया कि भाई x का मतलब, और दोनों साइन नेगेटिव, मतलब दोनों साइन अपोजिट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अपोजिट का मतलब है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन, x एक्सिस, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को होना पड़ेगा उसके लिए कहाँ पर, जे कैप में, तभी जे क्रॉस के आपको क्या देगा, आई कैप सेटिस्फाई करेगा। और E0 का वैल्यू कितना है हमारे पास 120, तो ये बन जाएगा 120 साइन, के का वैल्यू कितना निकाला आपने, के का वैल्यू आएगा सोल्व करके 1.05, राइट, माइनस ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा 3.14 इंटू 10⁸ t, और यहाँ पर क्या जाएगा जे कैप। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख दोगे। इन सेम वे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी लग जाएगी, बन जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा एक्चुअल में, मैग्नेटिक फील्ड होगा के कैप में, राइट। फेज डिफरेंस 0 होता है, इसलिए kx और ओमेगा टी बिल्कुल सेम रहता है बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, वैल्यू सिर्फ ये वाली चेंज होती है E0 और V0 की, और ये रिलेशन मैंने आपको भी बता दिया है, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं रैंडमली कहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक और EM वेव का क्वेश्चन आ गया बच्चों यहाँ पर, राइट। क्वेश्चंस भी यार तुमको 50 से ज्यादा ही मिलेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना यार। यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको बताना है यार कि कौन सा EM वेव का जो पार्ट है। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हमको बताना है कि कौन सा EM वेव का पार्ट जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होगा, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो। यार कैंसर वाला जो पार्ट आपको पता है वो क्या होता है, अभी हमेशा गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन को हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन EM वेव फैमिली गामा रे इज हैविंग, और कितनी फ्रीक्वेंसी होगी 10⁻22 हर्ट्ज इसकी पीक वैल्यू है, और 10⁻18 से 10⁻22 इसकी रेंज है, राइट। 10⁻18 से 10⁻22 इसकी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, इसलिए हमने साथ में क्या लगा रखा है, हर्ट्ज। उसके बाद ऐसा बोला है अगले क्वेश्चन में, थिन ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, व्हाई। अब ओजोन लेयर यार क्यों सर्वाइव करने में अपने को हेल्प कर रही है। देखो आपको पता है कि सन से यूवी रेडिएशंस आती है, विजिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है यूवी रेडिएशंस की, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जेटिक वेव्स अगर आपकी स्किन पर टच होगी तो वो बर्निंग कोज करेगी, कैंसर, स्किन कैंसर कोज करेगी। उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ओजोन लेयर। ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो हार्मफुल यूवी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगी और ह्यूमन तक नहीं आने देगी, इसलिए ह्यूमन का सर्वाइवल काफी बेटर है और ह्यूमन सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट। अब why the amount of momentum transfer by EM wave on the surface is very small। अच्छा, मोमेंटम ट्रांसफर का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। मोमेंटम ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ EM वेव, है ना, एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ EM वेव। तो बच्चों मोमेंटम है एनर्जी बाय में स्पीड ऑफ EM वेव, बट ये फैक्टर देखना जरा कितना है, 3 × 10⁸। ये फैक्टर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम मोमेंटम ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पिक करे EM वेव में से। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आ रहा है अपने पास। तो ऑप्टिक्स के नाम पर भाई लाइक तो बनता है, ऑप्टिक्स के नाम पर लाइक तो बनता है। देखो यार ये सारा कंटेंट यार फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों के लिए ये अपलोड किया जा रहा है। कभी भी यार टीचर्स के एफर्ट को, चाहे टीचर जैसा मर्जी पढ़ाए यार, कभी भी क्रिटिसाइज मत करो। अगर टीचर आपके लिए कुछ बना रहा है ना यार, तो उसने अपना घर परिवार पता नहीं कितनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर रखा होगा, शायद उसने खाना भी नहीं खाया होगा, शायद वो
कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा होगा, राइट। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यार, यूट्यूब के जितने भी टीचर्स हैं ना, शायद 90% टीचर आपके लिए यार दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। ये जस्ट इसलिए था कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, और उनको क्या यार, उनको अप्रिशिएशन के नाम पे कुछ नहीं मिलता यार। लाइक्स और कमेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ कर रहे हैं लोग आपके लिए यार, राइट। तो कभी किसी टीचर को क्रिटिसाइज मत करो यार। मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, राइट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब टीचर्स को कंपेयर किया जाता है। सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सभी को यार अच्छे से देखो, सुपरमार्केट अप्रोच रखो। जिस टीचर का जो अच्छा लग रहा है यार ले लो, राइट। क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी टैंक को हमने फिल करा वाटर से जिसकी हाइट 12.5 सेंटीमीटर है। तो मैं एक टैंक बना लेता हूं यहां पर, और इसकी हाइट बना देते हैं हम 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी डेप्थ में भाई एक नीडल है जिसकी अपेरेंट डेप्थ दे रखी है 9.4, मतलब जो नीडल है ना अपने को, वो नजर आ रही है कहां पर, 9.4 सेंटीमीटर पे, राइट। अपने को ये बताना है कि अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा हूं, राइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है। अच्छा ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अरे रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ विल गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो रियल डेप्थ कितनी है यार, रियल डेप्थ कितनी है 12.5, तो कुछ करना तो कुछ भी नहीं है। 12.5 को सीधा सीधा 9.4 से डिवाइड कर दो, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.33। वेरी सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसान। इसके बाद अगर वाटर को रिप्लेस कर दे हम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है। अब हमने एक नया लिक्विड फिल कर दिया बच्चों, वाटर निकाल दिया, नया लिक्विड फिल कर दिया। अब बताओ कि अब हमको माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा नीडल को फिर से देखने के लिए। कई बच्चे यहाँ पर अपना, कई बुद्धिजीवी लोग अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कि चलो अपेरेंट डेप्थ पूछे निकाल देते, ना मुन्ना ना अपेरेंट डेप्थ नहीं पूछे इसके अंदर भाई कुछ और ही पूछा है। इसके अंदर ये पूछा है कि माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा देखने के लिए ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर तुमने क्या करना है, रियल डेप्थ तो निकालनी है, फॉर्मूला लगा दो, अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63, राइट। अब अपेरेंट डेप्थ कितनी आई आपकी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.63 इंटू 12.5 जो कि रियल डेप्थ थी आपकी, राइट। जब मैं इसको सोल्व करूंगा अपेरेंट डेप्थ निकालने के लिए, राइट, तो अपेरेंट डेप्थ कितनी आएगी, देखिए अपेरेंट डेप्थ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, फ्लो में फॉर्मूला गलत लिखा गया, बट इट्स ओके। ऊपर आएगा रियल डेप्थ, है ना, नीचे आएगा अपेरेंट डेप्थ, और फिर क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो अपेरेंट डेप्थ निकालने का मतलब है रियल डेप्थ यानी कि 12.5 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ नीचे ले आओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है नए लिक्विड का 1.63, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपेरेंट डेप्थ। भाई इसको जब सोल्व करोगे ना तुम, तो तुम्हारा आंसर आएगा 7.7, राइट। तो 7.7 तुम्हारी अपेरेंट डेप्थ है, राइट। कितना माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले कितनी थी अपेरेंट डेप्थ 9.4, अभी कितनी है 7.7, यानी कि पहले जो नीडल यहां नजर आ रही थी वो नीडल अब यहां नजर आ रही है, तो इतना शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली शिफ्टिंग। ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल है क्योंकि हर एक बच्चा यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ निकालेगा सेकंड पार्ट में, लेकिन कोई शिफ्टिंग के बारे में नहीं सोचेगा। शिफ्टिंग क्या होगी, पहले वाली अपेरेंट डेप्थ माइनस ये वाली अपेरेंट डेप्थ, शिफ्टिंग कितनी होगी 1.7, और इतना ही आपको माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन स्पेशल था, अदरवाइज है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी हमारे पास करने के लिए। अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से पिक करा गया है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। यहां पर ऐसा बोला है बच्चों कि एक छोटा सा बल्ब है जिसको हमने टैंक के बॉटम में प्लेस करा, यानी कि यहां पर इस जगह पर, और डेप्थ कितनी दे रखी है, डेप्थ दे रखी है भाई 80 सेंटीमीटर, राइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज आल्सो गिवन। देखो यार, मुझे नहीं पता कि यार तुमने अपने टीचर से इसको कैसे पढ़ रखा है, लेकिन मैं तुमको एक शॉर्टकट दे सकता हूं, और मैं उसका तरीका भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टकट दे दी और कहानी खत्म, लॉजिक भी बताऊंगा। हर एक शॉर्टकट का कुछ ना कुछ लॉजिक भी होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है यार, एरिया ऑफ इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का स्क्वायर -1। लेकिन भाई जब भी वो मीडियम वाटर होगा ना, तो हमेशा
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3। जब भी तुम इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो वो एरिया कितना निकल कर आएगा हमेशा 9/7 पाई डी स्क्वायर। यहाँ पर से डी का मतलब क्या है डेप्थ, राइट। अब इस क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करें ना, इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, डेप्थ अपने को कितनी गिवन है भाई, डेप्थ अपने को गिवन है यहाँ पर, रुको मैं देखता हूँ, डेप्थ अपने को गिवन है 80 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, 9 देखो 9/7 पाई 80 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। जब अगर मैं ये सोल्व करूंगा तो मुझे सेम आंसर मिलेगा जो कि यहाँ पर सोल्व कर रखा है, राइट। तो बजाय कि इस लॉन्ग मेथड के और अपने आप को परेशान करने के, कीप इट सिंपल। कल मैंने बताया था स्ट्रेटजी में कि कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, राइट। अगर आपको सिंपल तरीके आते हैं तो सिंपल तरीके से सोल्व करो, कोई एक्सपेरिमेंट्स मत करो। कई बच्चे सोल्यूशन देकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं है सोल्यूशन में, राइट। वाटर के केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि वाटर के अंदर कोई बल्ब जल रहा है, कितना सर्कल का ये बाहर नजर आएगा अपने को, सीधा सीधा लॉजिक है यार, 9/7 पाई डी स्क्वायर। छाप लो इसको, नोट्स में ऐड कर लो अगर नहीं लिखा हुआ तो, राइट। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगले क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। याद रखना यार, 5000 लाइक आते ही, 5000 लाइक आते ही डेरिवेशन की वीडियो आएगी, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक बहुत बड़ा जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 15 मीटर। तो मैं साइड में डाटा लिख देता हूं कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है कितनी, 15 मीटर, राइट। और आईपीस की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो यार आईपीस की फोकल लेंथ को लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, फाइन। आपसे पूछा है कि भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन बताओ। अरे ये क्या चिंदी सा सवाल पूछ लिया हमसे। मैग्निफिकेशन तो अपने को पता है यार, f0 डिवाइड बाय FE। आईपीस की फोकल लेंथ हमेशा छोटी होगी, आईपीस क्योंकि खुद भी छोटा होता है ना टेलीस्कोप में। तो f0 तो मीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, 1500, सिर्फ 1500। यूनिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट नहीं होती मैग्निफिकेशन की, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन यार मेरा फेवरेट है, और इस क्वेश्चन को लेकर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो एग्जाम में आएगा ये दोबारा, है ना। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यार, जो इसका अगला पार्ट है, देखने को मिल सकता है आपको किसी ना किसी एग्जाम में। देखो इसमें ऐसा बोल रहे बच्चों कि अगर इस टेलीस्कोप का यूज हम करें मून को देखने के लिए, और ऐसा बोल रहा है कि डायमीटर बताओ उस मून का, मून की इमेज का। देखो जैसे कि मान लो ये मून है, यहाँ पर ये मून है, राइट। तो मून की जो इमेज बनेगी ऐसे बनेगी, राइट। ये मून का डायमीटर हो गया, दिस इज अ डायमीटर ऑफ मून, राइट। यहां पर अगर मैं इसको देखता हूं उससे, क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं देखता हूं उसको ऑब्जेक्टिव लेंस से, राइट, तो यहां पर मून की इमेज बनेगी, राइट। तो मैं बोल रहा हूं ये है डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून। बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यार। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। आपने को ये गिवन है यहाँ पर, ध्यान देखना, आपने को गिवन है यहाँ पर कि डायमीटर ऑफ मून, यानी कि ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना दे रखा है, 3.48 इंटू 10⁻⁶, राइट। और रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, मतलब मून कितना दूर है, वो भी दे रखा है 3.8 इंटू 10⁻⁸। अपने को ये पता है कि इमेज जब भी बनती है ना यार, ऑब्जेक्टिव लेंस से वो फोकल प्लेन में बनती है ना, यानी कि जो ये मून की इमेज बन रही होगी, ये कहां पर बन रही होगी, f0 पे बन रही होगी यार, है ना। और अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि डायमीटर ऑफ इमेज क्या। यार मेरे को लगता है कि इसमें तो सिंपल मैथमेटिक्स ही लगना और कुछ भी नहीं है यार। ये वाला ट्रायंगल तुमको नजर आ रहा है, इस ट्रायंगल में तुम क्या करो, इस ट्रायंगल में तुम क्या करो, tan अल्फा निकाल दो। इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकाल दो, tan अल्फा यहाँ निकाल देता हूँ। इस ट्रायंगल में तुम tan अल्फा निकालो, tan अल्फा किसके बराबर होगा, tan अल्फा होगा डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाय 3.8 इंटू 10⁸, राइट। डायमीटर ऑफ मून गिवन ही है वैसे, राइट। और फिर तुम इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी तुम क्या निकालो बच्चों, tan अल्फा निकाल लो। यहाँ पर जो tan अल्फा होगा वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चों यहाँ पर दे रखी है 15 मीटर, राइट। तो 15 मीटर से डिवाइड कर दो। जब तुम दोनों tan अल्फा को कंपेयर कराओगे, राइट,
कुछ ऐसे, दोनों tan अल्फा को कंपेयर करा दो, यानी कि dm बाय में 3.8 इंटू 10⁸ मस्ट बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन 15, राइट। तो डायमीटर ऑफ इमेज निकल जाएगा यार, ये 15 से मल्टीप्लाई करा देना, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून इंटू 15 डिवाइड बाय 3.8 इंटू 10⁶। इससे तुमको डायमीटर ऑफ इमेज मिल जाएगी और सोल्व करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा 13.73 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में आएगा, इस बात का ध्यान रखना, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है, राइट। वीआईपी क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है यार, मार्क कर लो, लिख लो इसको। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन देख लो एक बार। अगेन ऑप्टिक्स चल रही है यार, ऑप्टिक्स में ये वाला क्वेश्चन जो है आपको नजर आ रहा है कि प्रिज्म नजर आया है यहाँ पर, एक है ना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये डायग्राम अपने को गिवन है, ये डायग्राम अपने को गिवन है, राइट। इसमें ये बोला है कि अगर कोई भी लाइट पास करिए प्रिज्म से और रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग पैरेलल टू बेस, अगर रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल चली जाए, भाई ये कंडीशन तो मिनिमम डेविएशन में होती है, अगर लाइट पैरेलल टू बेस चली जाए। अगर आपको ये मिनिमम डेविएशन समझना है तो वन शॉट लेक्चर्स में आप जाओ, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगी बातें, राइट। अगर पैरेलल टू बेस चली जाए तो आपको ये प्रूफ करना है कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू A/2 है, और ये भी प्रूफ करना है कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना भाई, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो किसके बराबर है, 2i माइनस AK। तो ये तो मैं यार सारा ही समझा देता हूँ आपको, देखो बहुत आसान है, सारा ही समझा देता हूँ, बहुत आसान है ये। देखो पूछा क्या इसके अंदर और प्रूफ क्या करना है, सब कुछ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्यों ना एक प्रिज्म बनाया जाए, प्रिज्म बनाने हैं, प्रिज्म बनाना है तो प्रिज्म ऐसा बना लेते हैं, राइट। ठीक ठाक प्रिज्म बना ही दिया वैसे हमने, जहां तक मुझे लगता है, थोड़ा सा बड़ा बना देते प्रिज्म। अब इस प्रिज्म पर लाइट को इंसिडेंट करा दी हमने ऐसे, दिस इज इंसिडेंट रे, राइट। उसके बाद यहाँ पर सरफेस पर नॉर्मल बना दिया ऐसे हमने, लाइट को जाना था ऐसे, ऐसे जाना था लाइट को इस तरह से, लेकिन रेयर से डेंसर लाइट विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस, राइट। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या बना दो, एक नॉर्मल बना दो। अब डेंसर से रेयर में लाइट जाएगी तो लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। अब इसको बैक एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये वाला एंगल बच्चों होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको जब बैक एक्सटेंड करा ये एंगल होता है डेविएशन, राइट। ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ एपेक्स या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई ये वाला एंगल क्या होता है R1 और ये वाला एंगल क्या होता है R2, राइट। अब मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ यार, अगर तुम ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल लेते हो, छोटू ट्रायंगल, राइट, अगर ये एंगल R1 है तो ये वाला एंगल क्या होगा I माइनस R1। इसी तरह से ये अंदर वाला एंगल क्या होगा E माइनस R2। थोड़ा सा डिटेल में देखो इसको, अंदर वाला I माइनस R1, ये वाला E माइनस R2, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला, ये 180 माइनस D। तो मैं लिख रहा हूँ यार इस अंदर वाले में 180 माइनस D प्लस I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। अगर मैं यहाँ सोल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 180 से, तो 180 सीधा सीधा कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा I प्लस E इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस D, राइट। अब इसके बाद मैं बोलूंगा ये बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल होगा ना, ये 90 माइनस आई होगा, सिमेट्री चेक कर लो, है ना, 90 माइनस आई होगा। ऐसे ये वाला क्या होगा, 90 माइनस ई के बराबर होगा। यहाँ पर एंगल ए प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस ई किसके बराबर, अगेन 180 के बराबर। 180 से 90 से कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करोगे। यहाँ से बच्चों ये पता लगा कि जो एंगल ए है वो किससे मिलकर बना है, आई प्लस ओ थोड़ा सा गड़बड़। देखो यहाँ पर इसको दोबारा से देखो। एक्चुअल में ट्रायंगल दोबारा से समझाता हूँ, ये वाला कुछ गड़बड़ हो गई। देखो क्लियर पिक्चर में देखना इसको, ये इंसिडेंट रे, राइट, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, अगेन नॉर्मल, लाइट गई ऐसे, राइट। उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एंगल ए, लाइट गई ऐसे, मतलब जाना था ऐसे, ये डेविएशन, राइट।
अब ध्यान से देखना यार, ये वाला एंगल है R1, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस R1, ये बचा हुआ ये वाला एंगल। इसी तरह से ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल अगर R2 है तो 90 माइनस R2, राइट। तो 90 माइनस R1, 90 माइनस R2 और ये एंगल A, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे होंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री, राइट। तो A इक्वल्स टू किसके आ जाएगा R1 प्लस R2 के, फाइन। अब अगर मिनिमम डेविएशन होता है, राइट, अगर मिनिमम डेविएशन होता है बच्चों, तो उस कंडीशन में I किसके बराबर हो जाता है E के, राइट। और R1 किसके बराबर हो जाता है R2 के, और R1 इक्वल्स टू R2 को मैं क्या लिख देता हूं R। तो यानी कि जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या लिखा जा सकता है A इक्वल्स टू 2R, और एंगल R किसके बराबर हो जाएगा बच्चों यहां से A बाय 2 के, फाइन। अब यहां पर भी तुम देखो ध्यान से, ये वाला इसको मैं लिख सकता हूं I प्लस E, राइट। R1 प्लस R2 क्या लिखा जा सकता है A, यहां पर D आना था, राइट। तो A प्लस D, फाइन। अब I और E तो आपस में बराबर है, अरे अगर I और E आपस में बराबर है तो उसको मैं 2I लिख सकता हूं। तो 2I माइनस A किसके बराबर हो जाएगा D के, और ये D है कौन सा, ये मिनिमम डेविएशन वाला D है। और यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी भाई, यही चीज तो मुझे प्रूफ करनी थी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बहुत आसान है यार, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, राइट। आगे ये एक अच्छा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन बहुत ही अंडररेटेड क्वेश्चन है, बच्चे इसको जनरली स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन भाई मैं सजेस्ट करूंगा ना करना स्किप यार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो जाता है कई बार ये, जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते, स्पेशली ऑप्टिकल डिवाइसेस को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। देखो यहां पर ना अपने को एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में एक लेंस है L1, एक है L2 और एक है L3। पावर के बारे में बता रखा है भाई, पावर है 6 डायोप्टर, पावर है 3 डायोप्टर, पावर है 10 डायोप्टर। पावर जिसकी ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। आई होप आपको ये बात पता होगी यार, इतना तो पता होगा, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि पावर का मतलब होता है 100/mF अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, राइट, या 1/mF अगर फोकल लेंथ मीटर में है। इसका मतलब मैं यहां पर अपनी तरफ से डाटा लिख रहा हूं कि जो लेंस 3 है इसकी लीस्ट फोकल लेंथ है, राइट। और इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस 2 है, जो लेंस 2 है जिसका पावर 3 डायोप्टर है, इसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ है, राइट। और इसका ये मतलब, और L1 की पावर है, ठीक है, इन बिटवीन, राइट। अब मुझे ये बोला है कि यार इनमें से कौन से लेंस आप पिक करोगे, किसके लिए भाई, टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन के लिए। टेलीस्कोप में क्या चीज मैटर करती है, सोचते हैं एक बार। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा रेस को गैदर कर सके। अगर ज्यादा रेस गैदर होगी तभी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एक तो ऑब्जेक्ट पहले से दूर और ऊपर से इंटेंसिटी भी कम, मतलब आप देख ही नहीं पा रहे उसको, क्या फायदा उस चीज का। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का अपर्चर साइज मैटर करता है, और अपर्चर साइज किसका सबसे ज्यादा है, L2 का। तो यानी कि 8 सेंटीमीटर की वजह से ये होगा एज अ ऑब्जेक्टिव यूज, किसमें, टेलीस्कोप में, राइट। और दूसरी चीज क्या मैटर करती है, दूसरी चीज मैटर करती है कि फोकल लेंथ कम से कम हो। किसकी फोकल लेंथ कम से कम हो, आईपीस की, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है F0/FE, और FE कम किसका होगा, जिसकी है पावर सबसे ज्यादा, राइट। तो टेलीस्कोप बनाते वक्त हम ये दो लेंस पिक करेंगे बच्चों, L2 और L3, राइट। अगर मुझे माइक्रोस्कोप बनाना है बच्चों, फिर क्या करें, अरे माइक्रोस्कोप के लिए क्या करें, माइक्रोस्कोप में रिक्वायरमेंट क्या है, माइक्रोस्कोप में अपर्चर साइज मैटर नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रोस्कोप में मैटर करता है फोकल लेंथ, राइट। तो माइक्रोस्कोप बनाने के लिए मैं अपर्चर साइज को कर दूंगा इग्नोर, राइट। मैं फोकल लेंथ पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि इसकी तो फोकल लेंथ ही बहुत ज्यादा आएगी 3 डायोप्टर की, राइट। तो इसलिए 3 डायोप्टर गेम से बाहर हो जाता है यहाँ से, क्योंकि फोकल लेंथ क्या आएगी बहुत ज्यादा। और माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करना है, राइट, माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई तभी हो सकता है जब फोकल लेंथ कम हो। तो ये जो है ना, जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम है, यानी कि L3 को तो हम चूज करेंगे एज ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होगा। और 6 डायोप्टर यानी कि जिसकी फोकल लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है,
और अपर्चर साइज सेम है, उसको मैं यूज करूंगा एज अ आईपीस। क्या बात अपने को क्लियर हुई बच्चों? अपर्चर साइज मैटर नहीं करता, अपर्चर साइज मैटर करता है टेलीस्कोप में। इस बात को ध्यान से समझ लेना, दिमाग में डाल लेना, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन कहां से आने वाला है हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऑप्टिक से है, अगला क्वेश्चन भी हमारा ऑप्टिक से है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर गेट अफेक्टेड व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ग्लिसरीन। यार मिरर की तो फोकल लेंथ कभी अफेक्ट ही नहीं होती, मिरर की फोकल लेंथ कभी अफेक्ट नहीं होती बच्चों। क्यों नहीं होती अफेक्ट? क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड ही नहीं करती, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है, राइट। तो पहली बात का आंसर क्या होगा? नो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट। कन्वेक्स लेंस है कोई जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर एयर के अंदर। इसकी फोकल लेंथ वाटर में क्या होगी? अगर एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मतलब वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33, और ग्लास के विद रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? 1.5। बहुत आसान सवाल है यार। देखो, फोकल लेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air -1 upon refractive index of glass upon refractive index of medium -1 into focal length in air। अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप ध्यान से देखो, एयर के अंदर फोकल लेंथ आपको गिवन है भाई। एयर के अंदर फोकल लेंथ कितनी है? एयर के अंदर फोकल लेंथ कितनी है? 15। तो यानी यहाँ तो आएगा 15, यहाँ पर आएगा 15। एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? वो 1.5 है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर क्या आएगा? 1.5। इसी तरह से ही ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम मतलब ये ग्लास का नहीं, निकालना पड़ेगा। ग्लास का देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना बताया मैंने आपको? 1.5। मीडियम क्या है? वाटर। वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 1.33। तो नीचे वाला फैक्टर क्या होगा? ये। और ऊपर वाला फैक्टर क्या होगा? सीधा ये 1.5 -1 और मल्टीप्लाई बाय 15। सोल्व करूंगा तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? 59। और ये बात वैसे भी ट्रू है यार, जब भी आप एयर के अलावा कोई भी मीडियम लेकर आते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा आ जाता है बच्चों, तो क्या होगा? तो लेंस अगर कन्वर्जिंग है तो वो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, और अगर डाइवर्जिंग है तो वो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए। अगर हाँ मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है जो लेंस का है, तो क्या होगा? रेस पैरेलल चली जाएगी, ना कन्वर्जिंग ना डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ इनफाइनाइट और पावर 0, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑप्टिक से ही है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हम जानते हैं कि लेंस फॉर्मूला ये होता है कनकेव लेंस के लिए, ठीक है यार, कोई इशू नहीं है। अच्छा ड्राइव करना है इसको, ड्राइव वाला पार्ट तो यार देखो तुम, मैं कल आपको उसमें ही करवा दूंगा, ड्राइव वाला काम तो हम ही नहीं करेंगे। दो लेंस की पावर दे रखी है 10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर। तो मैं ऐसा करता हूँ यार, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ P1 + P2। पावर यानी कि 10 डायोप्टर, दूसरे की पावर यानी कि 5 डायोप्टर, तो नेट पावर कितनी आ जाएगी? 5 डायोप्टर। बहुत आसान, राइट। पावर ऑफ न्यू लेंस। अब ये है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट वी कैन ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है F/F + U इन टर्म्स ऑफ F एंड U, राइट। आपसे बोला है कि मैग्निफिकेशन कितनी मिलनी चाहिए? 2 और वर्चुअल इमेज, राइट। मैग्निफिकेशन 2 और वर्चुअल इमेज, तो मैग्निफिकेशन 2, फोकल लेंथ तो हम निकाल सकते हैं यार। फोकल लेंथ कितनी आएगी? इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी आएगी? निकाल लो। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट, ठीक है। फोकल लेंथ यार, ये 5 डायोप्टर का यूज करके फोकल लेंथ निकाल लो। 5 डायोप्टर का यूज करके 1/f, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो यार इसको, राइट। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे
तो फोकल लेंथ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, 2 = 20 डिवाइड बाय 20 + u। सोल्व कर लेना और आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा, राइट। सोल्व कर लेना और आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा, बहुत आसान, बहुत ही सरल, राइट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स से ही है, देख लो जरा एक बार इस क्वेश्चन को। कोई भी लाइट रे फॉल कर रही है किसी ट्रांसपेरेंट सफेयर पर, यहां पर ये सफेयर दे रखा है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मैं यहां पर बना देता हूं। कुछ इस तरह से लाइट फॉल कर रही है सच दैट कि जो ये वाला एंगल है ना भाई, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये है एयर, ये भी है एयर, ये बीच में क्या है, बीच में क्या है, ग्लास, एयर ग्लास एयर, ठीक है। अब यहां पर ये बोला है कि भाई अगर जो लाइट रे है वो बेस के पैरेलल इमर्ज हो जाए, मतलब ऐसे निकल जाए इस तरह से पैरेलल, राइट, तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल बताना है आपको, फाइन। और ये भी बोला है कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, √3 है। तो कैसे करें यार इसको, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इसके अंदर। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, देखो, n1 sin I मस्ट बी इक्वल टू n2 sin R। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। अरे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, तो n1 की जगह आएगा 1, sin I कितना हो जाएगा भाई, sin 60, n2 कितना होगा, n2 √3 दे रखा है, राइट, और sin R हमने निकालना है, राइट। sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, सामने की तरफ क्या है, √3 sin R, और √3 से √3 उड़ा दो, sin R 1/2 के बराबर आ रहा है, और 1/2 साइन में कब होता है, 30 डिग्री पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आई होप आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में यार, कई सारे क्वेश्चन हमने निकाल दिए और कई सारे और निकालने हैं, राइट। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पर साथ में, वो भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं हम। राइट, अगले क्वेश्चन में जोश कम नहीं होना चाहिए, हाउ द जोश वेरी हाई, राइट। अच्छा मुझे इन बिटवीन ये भी बताओ यार, जो बच्चे यहाँ तक इस वीडियो में पहुंच गए यार, आप रहते कहाँ पर हो, कहाँ से इस चैनल पर बच्चे कहाँ से, कौन कौन से सिटी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं बच्चे, राइट, मुझे ये जरूर बताना यार, राइट। तो क्वेश्चन ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। डबल कन्वेक्स लेंस है और R1 का वैल्यू दे रखा है 10, R2 का वैल्यू दे रखा है कितना, 15, ठीक है बात। और फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब जो फोकल लेंथ है F वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, राइट। आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। क्या यार चिंदी सवाल है यार, देखो लेंस मेकर फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लेंस -1, 1/r1 -1/r2, क्योंकि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स है, राइट। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स और ये डबल कन्वेक्स है, तो सीधा सीधा वैल्यू प्लेस कर दो यार। जब वैल्यू प्लेस करोगे तो आंसर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.5, राइट। वैल्यू प्लेस करने वाला सवाल है यार, मैं नहीं जा रहा इसके ऊपर सोल्व करने के लिए, बस आप वैल्यू प्लेस कर दो, सारी चीजें आपको गिवन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी लगा लो यार, राइट। देखो ऐसा नहीं है यार फिजिक्स का पेपर है तो हमने टफ न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करने हैं, मिक्स न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स में आप कुछ नया सीखोगे, राइट। ऐसा नहीं है कि यार मैं बहुत टफ न्यूमेरिकल्स कराकर बहुत महान टीचर अपने आप को घोषित कर दूंगा, नहीं, मैं ब्रह्मांड का कोई बहुत महान टीचर नहीं हूं, मैं जस्ट आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आया हूं और ये अश्योरमेंट दे रहा हूं आपको कि हाँ यार इन क्वेश्चंस को करने से आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ आपका पेपर इतना भी बुरा नहीं जाने वाला। अगर आप सोच रहे हो ना 25 नंबर आएंगे, तो आपके भाई 32, 33, 34, 35 आ सकते हैं, बस क्या गो विद द बेसिक, कुछ नया ट्राई नहीं करना, राइट। चलो अब, अरे वाह क्वेश्चन आ गया कहाँ से, वेव ऑप्टिक्स से। जैसी YDS आया तो आंखें चमक जानी चाहिए यार कि वाह, YDSC का मतलब तो λ/d होता है। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यार, थोड़ा सा जूम कर लिया, ओके। देखो YDSC एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। इंटेंसिटी
of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा, जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा तो इंटेंसिटी दे रखी है कितनी, के यूनिट्स दे रखी है। अच्छा, ये तो मैक्सिमम की कंडीशन होगी ना, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा एन लैम्डा के बराबर पाथ डिफरेंस होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, राइट। तो यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ही आपको दे रखी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख देता हूं, मैक्सिमम आई कितना है के, राइट। अब आपको ये बताना है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो जाए, पाथ डिफरेंस अगर बच्चों लैम्डा बाय 3 हो जाए तो इंटेंसिटी क्या होगी। चलो इस सवाल को बनाते हैं, देखो इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं बनाने की। देखो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बच्चों, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है बात, cos स्क्वायर 5/2। अब मैं अगर यहाँ पर जो गिवन है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं, देखो 4I0 होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो इसकी जगह पहली बात तो के आना चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हाट के, राइट। cos स्क्वायर, फेज डिफरेंस नहीं पता लेकिन पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 पता है, राइट। फेज डिफरेंस नहीं पता लेकिन पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 पता है, तो मैं ऐसा बोलता हूं ना यार, फेज डिफरेंस का मतलब होता है 2 पाई लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 3, तो यानी कि जो फाई है भाई वो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3 आ गया। अरे फाई कितना आ गया 2 पाई बाय 3, राइट। तो यहाँ पर फिट कर दो इसको, 2 पाई बाय 3, लैम्डा से लैम्डा देखो 2 पाई बाय 3 cos स्क्वायर 5/2, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो ये हो जाएगा के स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6 का मतलब क्या होगा पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा के cos स्क्वायर पाई बाय 3, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन सही जा रही है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम, कि लैम्डा बाय 3 है तो लैम्डा से लैम्डा उड़ा दिया, राइट। 2 पाई बाय 3, राइट, 2 पाई बाय 3 फाई आ गया हमारा, लेकिन हमको चाहिए 5/2, 2 पाई, अच्छा ठीक है, तो बस सोल्व कर दो इसको यार, के cos स्क्वायर पाई बाय 3 आ गया, राइट। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको निकालनी है, और इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो cos पाई बाय 3 यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, राइट। तो cos स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, k/4 आ जाएगी बच्चों। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, k/4, राइट। k/4 का मतलब क्या, देखो k तो I0 के तो 4I0 के बराबर है ना, अगर आपको ऐसे निकालना है, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आई आपकी k/4, और k का मतलब था 4I0/4, 4 से 4 उड़ा दो भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी I0 के बराबर आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो अगला सवाल लगाए। अगले सवाल में हमको ऐसा बोला गया है कि किसी बीम के अंदर 2 वेवलेंथ है, बढ़िया सवाल, देखो किसी बीम के अंदर 2 वेवलेंथ है, किसी बीम के अंदर है 2 वेवलेंथ, एक वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर की, मतलब कि लैम्डा 1 जो है वो है 650 नैनोमीटर, लैम्डा 2 कितना है 520 नैनोमीटर, लैम्डा 2 है 520 नैनोमीटर, ठीक है। और हमने इंटरफेरेंस ऑब्टेन किया, ठीक है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। आपको मैं याद दिलाता हूं यार, YDSC में जो मैक्सिमा का डिस्टेंस आता है, राइट, मैक्सिमा का डिस्टेंस कैसे आता है, n लैम्डा d/d, राइट। अब यहाँ पर क्या बोला है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज यानी कि थर्ड मैक्सिमा, मतलब कि मुझे जो निकालना है एक्चुअल में y3 निकालना है, y3 का मतलब हो जाएगा 3, वेवलेंथ कौन सी यूज करनी है, जो इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पर 650 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ यूज हो जाएगी 650 कैपिटल D। क्या कैपिटल D पता है अपने को, क्या कैपिटल D अपने को पता है क्या इसके अंदर, हाँ ये नीचे दे रखा है कैपिटल D, हमने स्टेटमेंट पूरी रीड नहीं करी, ये रहा 120 सेंटीमीटर, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन है 120, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, और स्लिट के बीच की सेपरेशन कितनी है, स्लिट के बीच की सेपरेशन कितनी होती है 2 मिलीमीटर, राइट। सोल्व कर देना, जब सोल्व करोगे वैल्यू प्लेस करोगे तो आ जाएगा 1.17 इंटू 10⁻⁻3, राइट। अब अगला सवाल क्या है इसके अंदर वो भी देख लो यार,
इसके अंदर अगला सवाल क्या है देखो, अगला सवाल ये है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द सॉरी फाइंड या व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। चलो जी बढ़िया सवाल देखो, अगर ये यहाँ पर मेरे पास सपोज करो सेंट्रल ब्राइट है, राइट, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ लैम्डा वन वेवलेंथ, लैम्डा वन जो वेवलेंथ है ना सपोज करो भाई वो है 520, लैम्डा वन जो वेवलेंथ है सपोज करो वो क्या है 520। छोटी वेवलेंथ का मतलब बीटा की वैल्यू भी छोटी, छोटी वेवलेंथ छोटी फ्रिंजेस बनाएगी, छोटी वेवलेंथ छोटी फ्रिंजेस बनाएगी, राइट। तो मैं बोल रहा हूं कि यार पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहां पर 1 2 3 4 5 फ्रिंजेस बन रही है, यानी कि 5 बीटा बन रहा है, तो जो 650 नैनोमीटर की है वो क्या करेगी, बड़ी बड़ी फ्रिंजेस बनाएगी, जैसे कि 1 2 3 4। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यार अगर n+1 बीटा, अगर n+1 बीटा बन रहा है सेम डिस्टेंस पर, किसका, छोटी फ्रिंज का, मतलब छोटी वेवलेंथ का, उतने ही में क्या बनेगा n बीटा किसका, बड़ी का, राइट। तो अगर मुझे उनके बीच में डिफरेंस निकालना हो तो मैं सिंपल सा बोलूंगा यार कि आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो कि जो ये है ना, ये n+1 इंटू बीटा में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, n बीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे आपको सेपरेशन पता लग जाएगी दोनों में क्या है। अब सवाल पैदा होता है कि n कैसे निकाल ले, n निकालना बहुत आसान है यार, n निकालना बहुत आसान है। n+1 जहां पर यूज करोगे फिर लिखोगे लैम्डा d/d, यहां पर हमने कौन सी वेवलेंथ यूज करनी, छोटे वाली, जो भी यहां पर छोटी वेवलेंथ की बने, यहां पर छोटी वेवलेंथ यूज कर लेना, उसको कंपेयर कर देना किससे, n लैम्डा d/d से। यहां पर कौन सी वेवलेंथ यूज करोगे, बड़ी वेवलेंथ, इससे तुम n की वैल्यू निकाल लोगे, n की वैल्यू को यहां पर फिट कर दो, यहां पर फिट कर दो और आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन निकालना आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, राइट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये भी रिसेंट में क्वेश्चन आया था शायद 2020 में, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, किसी YDSC एक्सपेरिमेंट में हमने लाइट की जो वेवलेंथ यूज करी बच्चों, वो यूज करी 600 नैनोमीटर, शायद आपको विजिबल हो, अब शायद आपको विजिबल हो, राइट। तो हमने YDSC में वेवलेंथ यूज करी 600 नैनोमीटर, राइट। एंगुलर विड्थ दे रखी है 0.1 डिग्री। सबसे पहले तो इस 0.1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ऐसा करने से रेडियन में कन्वर्ट हो गया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपको बताना व्हाट इज स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स, भाई दो स्लिट्स के बीच की स्पेसिंग बतानी है, बहुत आसान है। फर्स्ट देखो अपने को एंगुलर विड्थ दे रखी है ना, वैसे एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी, और मुझसे पूछा है सेपरेशन डी, बहुत ही सिंपल सवाल, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय थीटा। लैम्डा कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻⁻⁷, राइट, अपॉन में थीटा कितना दे रखा है, पाई अपॉन में 1800। जब मैं सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 3.44 इंटू 10⁻⁻⁴। टाइम सेव करने के लिए सोल्यूशन भी सामने लिखा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सके। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन मेकिंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, क्योंकि हमने टाइम कीमती है, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी तभी आ सकती है जब आपके सामने सोल्यूशन हो और मैं इनको एक्सप्लेन करूँ, राइट। सोल्यूशन बेशक लिखे हुए, लेकिन कुछ सोल्यूशन मैं खुद से क्रिएट करके आपको दे रहा हूँ जो शॉर्टकट्स बनाए जा सकते हैं। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एक और क्वेश्चन फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है यार, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इन व्हाट वे डाइफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ पहले। इंटरफेरेंस में एक्चुअल में दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती है, राइट, दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती है, दो अलग अलग स्लिट से निकलकर। वेव्स का सुपर इम्पोजिशन जो है वो इंटरफेरेंस है, राइट। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी λ1 है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी λ2 है, जो सेपरेशन है बच्चों हम लेते हैं d। लेकिन जब हम डाइफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना,
डाइफ्रैक्शन में हम बोलते हैं कि एक सिंगल स्लिट है, इस सिंगल स्लिट के अंदर जो वेवलेट्स है वो आपस में सुपर इम्पोज करके एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों, देखो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि किस तरह से वो आपस में रिलेटेड है। देखो दोनों में अपने को ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती है पहली बात तो, लेकिन इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस क्या होगी, सभी की बराबर होगी 4I0। डाइफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कम होती जाती है, राइट, लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होगी, इंटेंसिटी बराबर होगी, राइट। अब देखो तो मैं ऐसा बोलता हूँ यार, मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पर कि वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, सॉरी अगला क्वेश्चन पे आ गया। हाँ तो क्या क्या लिखना है, क्या देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए विड्थ है स्लिट्स की और डी सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स है, मतलब डाइफ्रैक्शन में जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं ए, और इंटरफेरेंस में हम सेपरेशन को डिनोट कर रहे हैं किससे, डी से, राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमेशा जो डी बाई ए का रेशियो होगा, मतलब कि स्लिट सेपरेशन ओवर स्लिट विड्थ, मतलब डी बाई ए का रेशियो जो होगा वो मुझे ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ब्रॉड डाइफ्रैक्शन की पीक में ऑब्टेन की जा सकती है, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा कितने नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस उसके अंदर आ सकते हैं, ये मुझे उससे पता लगेगा, राइट। अगर मैं आपको बोलता हूँ फाइंड टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे डी बाई ए डायरेक्ट। डी बाई ए का मतलब कि उस डाइफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा में इतने नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को हम डाल सकते हैं, राइट। और जैसे जैसे डी बाई ए इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी जो है पैटर्न की वो रिजेंबल करने लग जाएगी किसके साथ, इंटरफेरेंस पैटर्न के साथ। तो अगर डी बाई ए का रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो वो रिजेंबल नहीं करेगी, राइट। तो ये सेपरेशन, ये जो है ये लॉजिक है इन दोनों के बीच में, राइट। डी बाई ए का रेशियो आपको सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर मिलने वाले नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की नॉलेज देता है। क्लियर है बात अपने को। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है इसमें यार, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो वेवलेंथ यूज करी सोडियम की हमने 590 और 596, 590 एंड 596। डाइफ्रैक्शन जो हो रहा है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और अपर्चर साइज है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, मतलब कैपिटल डी जो है वो कितना है, 1.5 है, फाइन, ठीक है ये भी। और कैलकुलेट करो सेपरेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन 2 केसेस। यार देखो चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैं। देखो डाइफ्रैक्शन में जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है वो कहां पर मिलता है, 3/2 लैम्डा डी बाय ए पर, राइट। फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूं मैं, 3/2। जब 3 स्लिट्स में आप जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो स्लिट को, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन है, मतलब जो मैं यहाँ पर लीनियर विड्थ निकाल रहा हूँ, राइट। तो एक बार आप लैम्डा को यूज करो, कितना, एक बार लैम्डा को यूज करो 590, राइट। और सेम 3/2 लैम्डा डी बाय ए एक बार आप यूज करो, यहाँ पर लैम्डा 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर लैम्डा 2 लिख देता हूँ, राइट। आपसे पूछा क्या है, आप सेपरेशन बताओ दोनों के मैक्सिमा के बीच में सेपरेशन क्या आएगी, राइट। तो सेपरेशन के लिए क्या करेंगे, y2 - y1 कर दो। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो इसमें से 3/2 कॉमन आ जाएगा, राइट। a कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, बच्चों अंदर क्या बचेगा, लैम्डा 2 - लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 की जगह मेरे ख्याल से कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, लैम्डा 2 की जगह 596 आ जाएगा, और लैम्डा 1 की जगह क्या आ जाएगा, 590 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना गिवन है, a का वैल्यू ये रहा, a का वैल्यू 10⁻⁻⁴, और d का वैल्यू कितना है, 1.5। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 6.75 × 10⁻⁻5 मीटर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यार ये भी, वेव ऑप्टिक्स का, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को इस क्वेश्चन का जो है नॉलेज नहीं होगा। देखो क्वेश्चन ये, स्केच द ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ फ्रिंज विड्थ वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेट। अच्छा देखो
आपने पढ़ रखा है ना, बीटा का मतलब क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। एक ग्राफ है देखो, बीटा और डी में ग्राफ क्या होगा, देखो ये डी, ये बीटा, साफ पता लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेपरेशन बढ़ाओगे तो बीटा विल इंक्रीज, राइट। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, राइट। अब अगर मैं बीटा बाय डी की बात करूं, बीटा देखो वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, टेन थीटा अगर मैं निकालू, बीटा बाय डी किसकी नॉलेज दे रहा है अपने को, लैम्डा बाय डी की, वेवलेंथ बाय में स्लिट सेपरेशन, राइट। तो जो स्लोप है इस ग्राफ का वो क्या देगा आपको, लैम्डा बाय डी, राइट। तो इस तरह से अगर डी की वैल्यू पता लग जाए तो मैं वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मान लो कोई मुझे बोल दे कि भाई जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप मान लो कितना 720 है, तो मैं बता दूंगा यार स्लोप 720 है ना इसका, तो यानी कि लैम्डा बाय डी का मतलब क्या है 720, राइट। अगर कोई मुझे बता दे कि स्लिट की सेपरेशन इतनी थी तो मैं बता दूंगा कि वेवलेंथ क्या रहने वाली है, मैं बता दूंगा कि वेवलेंथ क्या रहने वाली है, राइट। तो ये ऑप्टिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपको इस वीडियो में आई होप मजा आ रहा होगा यार, राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस का यार इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जस्ट ईयरफोन से लगाओ और क्वेश्चन को देखते जाओ यार, और ये देखो कि हाँ यार ये क्वेश्चंस कभी ना कभी शायद हमारे ट्यूशन सेंटर पर डिस्कस हुए थे, क्लास में डिस्कस हुए थे, आज रिकॉल करने का मौका है, राइट। क्योंकि कल तो लास्ट डे है भाई, राइट। कल डेरिवेशंस पे हम फोकस करेंगे। अगर 5000 लाइक इस वीडियो पे आप दे देते हो तो। एक और क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से, बहुत आसान, आपको मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है यार, आई मैक्स टू आई मिनिमा इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है 25/16। आपको बताना है कि विड्थ का रेशियो क्या होगा। चलो मैं एक बात बताता हूं आपको यार, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 एंड I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2। इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है ना, इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। तो हम एक काम करते हैं यार, देखो आई मैक्स और आई मिनिमा दे रखा है ना, आई मैक्स और आई मिनिमा को मैं ये भी लिख सकता हूं, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, राइट। और किसके बराबर है ये भाई, ये है 25/16 के बराबर। या स्क्वायर ना उधर शिफ्ट कर दो, जब उधर शिफ्ट करोगे तो रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 किसके बराबर आ जाएगा, 5/4 के बराबर, है ना, 5/4 के बराबर, 5/4 के बराबर, राइट। अब इसके बाद क्या, आपको पता है कि रूट I1 को मैं ये भी लिख सकता हूं, रूट I1 को मैं ये भी लिख सकता हूं A1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं A2, A1 प्लस A2, इसको लिख सकता हूं A1 माइनस A2 एम्पलीट्यूड, है ना। अरे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, तो ऐसा लिख सकता हूं, तो सामने आ जाएगा 5/4, राइट, 5/4। अब मुझे क्या करना है यहाँ से यार, देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 5A1 माइनस A2। अब सिंपल एक काम करो, आप यहां से ना एक काम और कर सकते हो। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा ना तो मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करके A1/A2 मिल जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को सोल्व करके A1/A2 मिल जाएगा, सोल्व करूंगा तो A1/A2 9/1 के बराबर आएगा, है ना। अगर A1/A2 9/1 है, राइट, तो मुझे पता है कि A1 इज बेसिकली इक्वल टू रूट I1/√I2, है ना। तो या फिर ऐसा कर देता हूं, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 81/1, और स्क्वायर करने पर ये फिर से किसके बराबर आ जाएगा I1/I2 के, और I1/I2 अगर 81/1 है तो विड्थ का रेशियो भी क्या होगा 81/1। बिल्कुल सिंपल है ना। A1/A2 का रेशियो जो भी आपने निकाला, जैसे कि निकाला 9/1, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा I1/I2। चलो आगे चले, बढ़िया सवाल था ये भी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो जरा। अगले सवाल में फिर से डायफ्रैक्शन पैटर्न आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा विजिबल कराने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर है कि एक सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट मिनिमम मिला रेड लाइट के लिए, और रेड लाइट की वेवलेंथ है 660 नैनोमीटर, कोइंसाइड कर रहा है फर्स्ट मैक्सिमा के साथ, मिनिमम मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, बढ़िया।
आपको बताना है, अच्छा मैक्सिमम के साथ कोइंसाइड कर रहा है और किसी और वेवलेंथ के लिए वो है लैम्डा डैश। मतलब कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न में जब हमने रेड लाइट यूज करी ना, जहां पर रेड लाइट का मिनिमम मिल रहा है वहां पर दूसरी लाइट का मैक्सिमम मिल रहा है। आपको बताना है कि लैम्डा डैश की वैल्यू क्या, भाई कोइंसाइड कर रहा है ना, और किसके साथ कर रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ यार मिनिमा निकालने का तरीका क्या है, ए साइन थीटा को एन लैम्डा से कंपेयर कर दो, है ना। फर्स्ट मिनिमा कहां पर मिलता है, साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए, फर्स्ट मिनिमा यानी कि थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए पर मिलेगा। और मैक्सिमा कहां पर मिलता है, उसी ए साइन थीटा डैश को किससे कंपेयर कर दो, 2n+1 लैम्डा डैश बाय 2 जो कि दूसरी वेवलेंथ है। अब आपको पता है यार कि फर्स्ट ही मैक्सिमा है तो n को 1 पुट कर दो, यानी कि a sin थीटा डैश इक्वल्स टू 3/2 लैम्डा डैश। अब दोनों के केस में जो sin थीटा है वो तो सेम है, सेम ही जगह तो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस n लैम्डा को किससे कंपेयर करा देंगे बच्चों, हम इससे कंपेयर करा देंगे। और कंपेयर कराने पर 3/2 लैम्डा डैश किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा ऑफ रेड कलर डिवाइड बाय ए। रेड कलर पता है, ए पता है, 3/2 पता है, लैम्डा डैश आ जाएगा, कितना आएगा 440 नैनोमीटर। क्या समझे, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में मजा आ रहा होगा। मुझे नहीं पता कि अब तक कितने न्यूमेरिकल्स हो गए, बट हाँ यार काफी कुछ कवर हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखो जरा यार, ये भी वेव ऑप्टिक्स से ही क्वेश्चन निकाल रखा है हमने एक। इस क्वेश्चन में है YDSC एक्सपेरिमेंट है, 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 3 मिलीमीटर। मतलब कि जो स्मॉल डी है वो कितना दे रखा है, 3 मिलीमीटर, राइट। वेवलेंथ गिराई 480 नैनोमीटर की, मतलब लैम्डा क्या हो गया 480 नैनोमीटर। स्क्रीन इज 2 मीटर अवे, तो कैपिटल डी जो है वो कितना हो गया 2 मीटर। अब ऐसा बोला है कि सेपरेशन बताओ 8th ब्राइट फ्रिंज और थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच में विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखो 8th ब्राइट फ्रिंज कहां पर मिलेगी, फॉर्मूला क्या है, एन लैम्डा डी बाई डी। अरे एन लैम्डा डी बाई डी फॉर्मूला है ना, अगर YDSC अपने अच्छे से पढ़ रखा है तो 8 लैम्डा डी बाई डी तो हो गई 8th ब्राइट फ्रिंज की दूरी। और थर्ड डार्क फ्रिंज कहां पर मिलेगी, फॉर्मूला क्या है, 2n-1 लैम्डा डी बाई डी। और n मस्ट बी इक्वल टू, अगर 3 पूछा है मतलब थर्ड डार्क फ्रिंज है तो n को 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा थर्ड डार्क फ्रिंज कितना हो जाएगा 5 लैम्डा डी बाय 2d, 2n-1 लैम्डा, ये 2 होता है यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो अगर सेपरेशन पूछिए तो क्या कर दो, y8 माइनस y3, उसमें से मतलब 8 माइनस 5/2, 8 माइनस 5/2 बाहर क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाय डी। सोल्व कर दो, जब सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लैम्डा कितना गिवन है 480, कैपिटल डी कितना गिवन है 2 मीटर, और स्मॉल डी कितना गिवन है, स्मॉल डी यहीं पे होगा, ये रहा 3 मिलीमीटर। पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 1.76 × 10⁻³ राइट। तो ये भी वेव ऑप्टिक्स का एक अच्छा सवाल था बच्चों। सीधा फॉर्मूला देखो, मैं आपको बताता हूँ कि की कंटेंट क्या है। इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मूला शीट आपकी रेडी हो यार। अगर फॉर्मूला शीट आपने बना रखी है ना, तो आप एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख कर आओगे, आधा नंबर तो नहीं गवाओगे कम से कम, है ना। आगे अब हम आ चुके हैं भाई मेरे ख्याल से ड्यूल नेचर पर। ड्यूल नेचर का ये सवाल है, और इस सवाल को करते हैं। एनसीईआरटी में से उठा रखा है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन। एनसीईआरटी यार देखो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम में एनसीईआरटी तो फिनिश हो जानी चाहिए, ठीक है। ऑल इन वन कंटेंट है यार, 50 ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स में सब कुछ है, पीवाई क्या एनसीईआरटी एडिशनल पता नहीं कहाँ से, वो तुम्हारे लिए मैंने रात को 2-3 घंटे लगाए और क्वेश्चन असेंबल किए, ठीक है। अब यहाँ पर एक 100 वाट का सोडियम लैंप दे रखा है जो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है सभी डायरेक्शन में, राइट। देखो ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने 1 सेकेंड पर देखना शुरू किया होगा और अब इस वीडियो को 1 घंटा बीत चुका और अब तक देख रहे होंगे कंटिन्यूसली। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे यार। जो ऐसे बच्चे हैं ना जिन्होंने अब तक सारा कंटेंट देखा है, मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है यार। तुम वाकई में अपने नंबर के लिए सीरियस हो, राइट। और एज अ बिग ब्रदर यार मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं यार। यहाँ पर अभी भी 1 दिन बचा है, जिसको भी कोई डाउट हो यार
कमेंट करो कि हमको ये चाहिए, पूरी कोशिश की जा रही है यार। देखो दिन में 24 घंटे होते हैं, हम भी इंसान है, एक वीडियो को बनाने के लिए 3-4 घंटे का टाइम चाहिए, राइट। लेकिन जो हो सका मैक्सिमम जो नीड सेटिस्फाई होगी ना कि बच्चों को ये चीज़ चाहिए वो मिलेगी, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है यार, राइट। मेरे दोनों चैनल्स पर ये वीडियो डल जाएगी और आप उसको देख सकते हो, राइट। 100 वाट सोडियम बल्ब एनर्जी रेडिएट करे सभी डायरेक्शन में। अगर लैंप को हम the lamp is located at the center of large affair, at that observe sodium light which is incident on it, and wavelength of sodium light is that 589 nanometer, ठीक है। what is the energy per photon associated with, ठीक है। देखो बहुत आसान। देखो यहाँ पर ना एनर्जी निकालनी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc by लैम्डा। पहली बात तो किसी भी एक फोटोन की h म्यू, आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है 589, तो h का वैल्यू प्लेस कर दो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, राइट। और साथ में क्या करो, अपना c का वैल्यू डाल दो 3 इंटू 10⁸, राइट। लैम्डा का वैल्यू डाल दो, लैम्डा आपको पता है, तो एनर्जी आ जाएगी, राइट। आपसे ये पूछा है अगले में, एट व्हाट रेट फोटोन्स आर डिलीवरिंग टू दैट स्फीयर। बहुत आसान है यार, देखो सुनो, पावर को मैं ये लिख सकता हूँ एनर्जी बाय टाइम, है ना। एनर्जी बेसिकली किसकी है, n फोटॉन्स की है, NE/t। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एट व्हाट रेट फोटॉन्स आर डिलीवर टू द स्फीयर। अगर मैं टाइम को पर सेकंड एज्यूम कर लूं कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स जा रहे हैं ना, पावर है 100, एनर्जी ये रही, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना आ जाएगा, पावर डिवाइड बाय एनर्जी, यानी कि 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसमें ये लिखना जरूरी है, इतने फोटॉन्स पर सेकंड, क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है उसमें अपने टाइम को 1 सेकंड ले रखा है, तो आंसर में पर सेकंड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यार, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन था ड्यूल नेचर से। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करते हैं। इस क्वेश्चन का लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों कितनी, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, राइट। मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन किस मैक्सिमम स्पीड से निकल रहे हैं, 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड से। ऐसे आपको बताने की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यूज करो इसके अंदर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बच्चों, h mu minus h mu naught equals to half mv square, that half mv square is basically kinetic energy, right। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो म्यू माइनस म्यू नॉट h को भेज दो काइनेटिक एनर्जी के नीचे, राइट। अब एक चीज को समझो जरा, यहाँ पर मास की जगह आएगा 9.1 इंटू 10⁻31, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास। v स्क्वायर की जगह क्या आएगा, v स्क्वायर की जगह इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी बच्चों, राइट। 2h की जगह क्या आएगा, 2 इंटू में प्लैंक कांस्टेंट, म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू आपको गिवन है क्या, म्यू आपको गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, और म्यू नॉट आपको निकालना है। म्यू नॉट बेसिकली क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बच्चों, सोल्व कर लो। म्यू को पुट कर दो यहाँ पर, हाफ mv स्क्वायर को पुट कर दो और 2h को पुट कर दो। सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर बहुत इजी, 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कुछ भी नहीं, आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करनी थी अगर आपको वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर, राइट। ओके, नेक्स्ट, किसी एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने ग्राफ वाली वीडियो में पूरी डिटेल में चीज बताई थी कि आपको अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ मिल जाए तो भाई जो स्लोप होता है ना उसका स्लोप किसके बराबर होता है, उसका स्लोप होता है h/e के बराबर, राइट। तो स्लोप का वैल्यू कितना दे रखा है, स्लोप का वैल्यू दे रखा है 4.12 इंटू 10⁻⁻15, राइट। आपको क्या बताना है, आपको प्लैंक कांस्टेंट बताना है। प्लैंक कांस्टेंट निकाल देंगे यार। स्लोप आपको गिवन है, स्लोप कितना गिवन है, 4.12 इंटू 10⁻⁻15। प्लैंक कांस्टेंट आपने निकालना है, तो इस स्लोप को जो भी वैल्यू गिवन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.59 इंटू 10⁻34, राइट। बहुत आसान। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया है, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके, ये ग्राफ
ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी बट फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी। ये बात आपको मैंने बताई थी ग्राफिकल क्वेश्चन में कि अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो सैचुरेशन तो जो सैचुरेशन करंट होगा वो भी अलग अलग होगा, लेकिन हाँ इंटेंसिटी चेंज करना कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज नहीं करता, राइट। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा बच्चों वो बिल्कुल सेम होगा। डिटेल वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, मैंने डाल रखी है, डिटेल वन शॉट ग्राफ, सभी इंपॉर्टेंट ग्राफ हमने कवर किए थे, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन। ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। मैं झुकेगा नहीं साला क्वेश्चन ये भाई, ये क्वेश्चन है जो बच्चों को ट्रबल दे सकता है थोड़ा सा ड्यूल नेचर में से। देखो एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम दे दी भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम दे दी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है फोटोन के बराबर। रिमेंबर दिस इज नॉट प्रोटॉन, दिस इज फोटोन। किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? चलो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। और अगर मैं m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ p स्क्वायर बाय 2m इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। और आपको ये पता है कि भाई हाँ लैम्डा का मतलब क्या होता है? h अपॉन में अंडर रूट 2m इंटू माई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी? h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। फोटोन के पास तो एनर्जी क्या होती है? hc बाय लैम्डा ओनली, राइट। तो फोटोन की एनर्जी ये है। अब दोनों की एनर्जी को जब डिवाइड करोगे भाई तो ये आ जाएगा दोनों की एनर्जी को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2mc लैम्डा बाय h, राइट। तो इससे पता लगा कि जो फोटोन की एनर्जी है, राइट, फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी आ रही है? 8.2 इंटू 10⁻11 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज ऑलवेज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ दे आर हैविंग सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी डिफाइन करी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी डिफाइन करी फोटोन की, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर अपने को क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन 1 और इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, राइट। ओके नेक्स्ट सवाल। ये क्वेश्चन यार हमारे ऑफिशियल सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था, लेकिन वहां पर ये सब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल फॉर्म में था। यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन भी इसका है, देख लो, क्लियर हो जाएगा अपने को। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर मैं किसी भी मेटेलिक सरफेस पर गिरने वाली लाइट की डबल कर दूं तो उससे काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो एक सिंपल सा सवाल, h म्यू दो तरह से यूटिलाइज होगा, एज अ वर्क फंक्शन प्लस एज काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ h म्यू 1 इक्वल्स टू 5 प्लस ke1। मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया ना, मैं लिखता हूँ मैंने h म्यू 2 कर दिया फिलहाल, जिससे वर्क फंक्शन क्या हो गया 5, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी k2। दोनों को डिवाइड कर दो तो म्यू 1 बाय म्यू 2 किसके बराबर आ गया? 5 प्लस k1 अपॉन में 5 प्लस k2। अब आपको पता है कि यार जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाली का डबल है, तो कुछ भी ना करो, ये जो नीचे है देखो म्यू 1 अपॉन में 2 म्यू 1 कर दो, राइट। ये हो जाएगा 5 प्लस k1 अपॉन में 5 प्लस k2, राइट। म्यू से म्यू गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k2 किसके बराबर आ जाएगा? 5 प्लस 2 k1 के बराबर, राइट। इससे पता लग रहा है कि ये डबल काइनेटिक एनर्जी में +5 ही आ रहा है, यानी कि डबल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा चेंज आएगा, राइट। ओके, तो यस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन डबल, इससे ये पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी एटम से क्वेश्चन आ गए और बढ़िया सवाल है ये भी, देखो बढ़िया सवाल है। देखो अगर λ1 और λ2 वेवलेंथ है फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन एंड पास्चन सीरीज। लेमन सीरीज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, और पास्चन सीरीज कब होती है बच्चों? जब वो डीएक्साइट होकर थर्ड ऑर्बिट में आता है। लेमन, बाल्मर, पास्चन, राइट। तो देखो यहां पर फर्स्ट मेंबर का मतलब है कि लाइक सेकंड से फर्स्ट में आ गया तो लेमन, और फोर्थ से थर्ड में आ गया तो पास्चन, राइट। तो फर्स्ट मेंबर का मतलब ये है। आपको बताना है कि रेशो क्या होगा, बहुत आसान, रेबक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। लेमन सीरीज में इनिशियली वो 2 पर है, मतलब सेकंड ऑर्बिट में था, फाइनली कहां पर आ रहा है वो 1 में, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r, 1 बाय
इनिशियल और 1 बाय फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1 बाय इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर, तो इस तरह से 1 बाय लैम्डा 1 3/4r के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, राइट। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा 2, अगेन इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर, मतलब फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर, दैट इज दिस nf स्क्वायर माइनस 1 बाय ni स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा r। इसको जब लगाऊंगा यहाँ पर तो 1 बाय लैम्डा 2 की वैल्यू भी आ जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दो यार, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 7/108। तो ये रेशो होगा बच्चों, देख लेना। फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल है हमारा, अगेन अगला सवाल भी एटम से उठा रखा है हमने, सरल सा सवाल है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं करने हमने ऐसे कि भाई हाँ कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाए, कॉन्फिडेंस बनाना है हमने। वीडियो का मेन पर्पस है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, राइट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n = 3, n = 1 क्योंकि ग्राउंड स्टेट होता है, n = 2 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपको शायद पता होगा बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। मतलब टोटल एनर्जी का बस का पॉजिटिव वर्जन जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, और n स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3, तो 13.6 डिवाइड बाय 9 क्या हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहता हूँ डी ब्रोगली, यहाँ पर निकालना चाहता हूँ वेवलेंथ, राइट। अगर वो जंप कर जाता है ग्राउंड स्टेट पर, यहाँ से अगर वो n3 से n1 पर जंप कर जाता है तो मुझे क्या निकालनी है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। और हाँ, तो वेवलेंथ निकालना आसान है यार। देखो nf का वैल्यू क्या है, nf का वैल्यू क्या है 1, ni का वैल्यू क्या है, इनिशियली वो कहां पर है, इनिशियली वो था थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब n = 3 में, राइट। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1 बाय लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, r, 1 बाय nf का स्क्वायर माइनस 1 बाय ni का स्क्वायर, और 8/9r मुझे मिल जाएगा। क्लियर है बात। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रो, ये तो हो गया, चलो हाँ वो आसान बिल्कुल, तो वैल्यू निकाल देना यहाँ से। बहुत ही सरल सवाल है, कोई भी इसको कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला शीट आपकी तैयार होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्या है, न्यूक्लियस से क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन देख लो, करने लायक क्वेश्चन है, देखो। सवाल ये है कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस दे रखा है और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का मास भी दे रखा है। मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूं यार पहले बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। देखो सबसे पहले तो मास डिफेक्ट पता होना चाहिए आपको। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैं लिख रहा हूं यहां पर न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, राइट, माइनस मास ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस, राइट। अब मुझे यार साफ पता लग रहा है अगर ये 7n14 है, राइट, तो इसके अंदर 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है, राइट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रोटॉन का मास लिखता हूं। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, वैसे तो ये गिवन होगा आपको, बट यहाँ पर शायद क्वेश्चन में नहीं गिवन, बट हाँ गिवन होगा आपको, ये डेफिनेट है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.0072825 यूनिट। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 7 प्रोटॉन है। ऐसे ही न्यूट्रॉन के मास की बात करूं तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.00865 यूनिट। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 7 ही न्यूट्रॉन है, राइट। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके जो भी आपका आएगा, ठीक है, 7 इंटू में ये फैक्टर, 7 इंटू में ये फैक्टर, और सब्ट्रैक्ट कर देना न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास कितना है, सॉरी न्यूक्लियस का मास कितना है वो गिवन है 14.00307। इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो देखो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है यार। सारा कुछ मेंशन है। तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा 0.11236 यूनिट। अगर इसको मैं डिफाइन करूं, देखो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है,
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, राइट। तो मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, राइट। और बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करूंगा, जो ये मास डिफेक्ट आएगा उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सी स्क्वायर से। तो इन द एंड हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो सकती है अगर हम इसको डीके करें, मतलब ये इसको तोड़ने की कोशिश करें, राइट। तो डिटेल वीडियो तो आपको देखो यार दूसरे मतलब इस चैनल में ही मिल जाएगी, और अगर आप चाहो तो अपने नोट्स फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ टर्म है यार इस पीडीएफ में, देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एन स्क्वायर के। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, 4 गुना ज्यादा, यानी कि 0.53 मल्टीप्लाई बाय 4। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, 9 टाइम्स ज्यादा। फोर्थ का क्या होगा, 16 टाइम्स ज्यादा। तो इस तरह से रेशियो हम निकाल सकते हैं, इट विल बी 1:4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आयनेशन एंथैल्पी एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। बहुत सिंपल है यार, आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसेस स्टेट ऑफ एटम, राइट। कितनी एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन एटम में से अगर पहले एक ही तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको निकालने के लिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट, यार एंगुलर मोमेंटम मस्ट सेटिस्फाई दिस h/2π। क्लियर है, दिस इज बेसिकली क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और सवाल, एक्सप्लेन गिविंग नेसेसरी रिएक्शन हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन एंड फ्यूजन। ओके, फिजन में एनर्जी कैसे रिलीज होती है और फ्यूजन में कैसे रिलीज होती है। देखो फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, व्हेन अ हैवी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू 2 or more daughter nuclei, right, then that energy release is known as basically you can say Q value of reaction, or you can say energy release during nuclear fission। क्या हो, हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होता है बच्चों, राइट। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यार यूरेनियम पर जैसे हमने स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया, यूरेनियम 235 पर हमने स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा दिया ताकि वो अनस्टेबल कर सके उसको, और उससे क्या होगा, बैरियम क्रिप्टॉन में टूट जाएगा और 3 थर्मल न्यूट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, और वो 3 थर्मल न्यूट्रॉन फर्दर क्या चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, 3 यूरेनियम को डिस्टर्ब कर देंगे। क्लियर है, तो इस दौरान वो कुछ क्या हुआ एनर्जी रिलीज करेगा, और ये क्या हुआ एनर्जी जो होगी ना, ये मास डिफेक्ट से आएगी। यानी कि रिएक्टेंट का मास तो क्या है ज्यादा, प्रोडक्ट का मास तो है कम, और उन दोनों के मास डिफरेंस है डेल्टा एम, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या की वैल्यू आ गई, तो वहां से एनर्जी पैदा हुई। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है यार, 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं और हैवी न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। और फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है यार, हाई टेम्परेचर की जरूरत है। और फ्यूजन में बेसिकली पर फ्यूज मतलब जब एक हीलियम दूसरे हीलियम से इंटरेक्ट करता है, राइट, तो एक्चुअल में 12.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फ्यूजन इज मोर डेंजरस देन फिजन। फिजन में तो पर फिजन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन फ्यूजन में कितनी होगी, 6 गुना ज्यादा, राइट। तो अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में तो फ्यूजन इज क्वाइट डेंजरस और उससे ज्यादा एनर्जी निकाली जा सकती है, राइट। अगेन एक और सवाल, ये ऑप्टिक्स से एक सवाल आया हमारे पास। देखो यहां पर 2 कन्वेक्स लेंस दे रखे हैं बच्चों, एक लेंस दे रखा है ये वाला ए और एक दे रखा है बी, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 15 सेंटीमीटर, राइट। इससे हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है, क्या दिक्कत है, अरेंज करना है इनको। किसको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे और किसको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे, बहुत ही आसान यार। जो बीएस को ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, अपर्चर साइज बड़ा है इसका, है ना, अपर्चर साइज बड़ा हुआ तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वी विल सिलेक्ट बी एज ऑब्जेक्टिव ड्यू टू इट्स लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर रेडियस, है ना। F0/Fe को दिमाग में रखो यार, F0/Fe, जितना ज्यादा फोकल लेंथ, जितना ज्यादा अपर्चर साइज, उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन, राइट। What should be change in distance between lenses to have telescope in normal adjustment position? बहुत आसान, देखो 15 सेंटीमीटर है ना अभी ये, है ना। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F0/Fe। टेलीस्कोप की जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब निकालते हैं F0+Fe, तो यानी कि 20 + 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। बट अभी कितना है, 15,
तो 10 सेंटीमीटर क्लोज करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर पास लाना पड़ेगा, हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर पूछिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में, वो भी निकाल देंगे, F0/Fe तो करना है, अरे F0/Fe तो करना है। मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी 4, अरे 20 को 5 से डिवाइड कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, राइट। आगे चले हम। अब इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं भाई, बहुत ही ट्रेंडिंग, आइडेंटिफाई वेवलेंथ वाले क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर आपको ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम्स मिल जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ट्रांजिशन 620 नैनोमीटर की वेवलेंथ देगा। देखो बहुत आसान, हमको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, लगा लो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा नहीं तुमको। लेकिन एक काम और करो, इसको डिवाइड बाय ई कर दो, क्योंकि इससे तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। h का वैल्यू डाल दो, c का वैल्यू डाल दो, लैम्डा का वैल्यू डाल दो। लैम्डा का वैल्यू कितना 620 नैनोमीटर, और 4 से डिवाइड कर दो, 1.6 × 10⁻⁻19। जब डिवाइड करोगे ना आप, तो आंसर आएगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान जा भाई, मान जा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ का डिफरेंस हो सकता है ये चेक करना है अपने को। देखो ये ट्रांजिशन, देखो ए ट्रांजिशन को देखते हैं, ये आ रहा है 0 से 1 में, तो ये तो हो नहीं सकता। 0 से -3 में ये भी नहीं हो सकता। -1 से -3 में भाई साहब, -3 -1, ये देखो मिल रहा है ना, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यानी कि ट्रांजिशन कौन सा हुआ? ये डी ट्रांजिशन हुआ, जिसका एनर्जी डिफरेंस कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। समझे इस बात को? तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते होते हैं यार, देख लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर यार देखो 3 कंसेप्चुअल्स है। मुझे नहीं पता यार कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन हाँ क्वेश्चन काफी डिस्कस हो गए हैं। ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फ्यूजन रिएक्शन इज मोर डेंजरस देन फिजन रिएक्शन। ये बात मैंने आपको जस्ट अभी बताई है 5 मिनट पहले, क्योंकि फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, एक फ्यूजन की जो एनर्जी है वो 12.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, लेकिन फ्यूजन में कितनी है? सिर्फ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इसलिए फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। सन इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग मास ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। देखो सन के सरफेस पर कॉन्टिन्यूसली फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन अगर हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली मास डिफेक्ट भी होगा ना। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, राइट। E = Δmc²। तो इसका मतलब एनर्जी आ रही है तो ऑब्वियसली मास से कन्वर्ट होकर ही तो आ रही होगी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कॉन्टिन्यूसली यार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो यही सिंपल है यार। इन ईच फ्यूजन रिएक्शन स्मॉल मास ऑफ sun changes into thermal energy. As a result, sun is constantly losing mass due to thermonuclear fusion. अब ये क्वेश्चन देखो, some scientists have predicted that global nuclear war on the earth would be followed by nuclear winter. What would cause nuclear winter? मतलब कि समझो जरा, जो ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर है, मतलब अगर मान लो हम बहुत ज्यादा एक्सेस में न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, राइट। इससे क्या होगा? विंटर, न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है यार, न्यूक्लियर वॉर के बाद जो स्काई है उसमें क्लाउड बन जाएंगे हैवी गैसेस के, जो सनलाइट को प्रिवेंट करेंगे अर्थ में एंटर होने से। यूवी रेडिएशन को नहीं, पूरी की पूरी सनलाइट ही अर्थ पे नहीं आ पाएगी। सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? सनलाइट नहीं आएगी तो टेम्परेचर कैसे राइज होगा? इसलिए सिंपल सा लॉजिक है भाई, विंटर्स आ जाएगी, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, राइट। तो ये था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था यार, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। अब सेमीकंडक्टर से कुछ देखने को मिला। देखो सेमीकंडक्टर के से ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले हमने, लेकिन सेमीकंडक्टर में श्योर शॉर्ट है कि यार एलईडी, फोटो डायोड, ये सब कुछ में से आना ही आना है, तो इसमें इतना मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बेसिक सा क्वेश्चन है, पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में और पता नहीं कितनी बार, और उनकी कंडक्टिविटीज कंपेयर करनी है 0 टेम्परेचर पर। देखो आसान है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा? एक डोनर लेवल होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पेंटावलेंट इंप्योरिटी डाल दो। पी टाइप कैसे बनता है? पी टाइप में एक सेप्टर लेवल होता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डालेंगे, एल्यूमिनियम जैसी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, राइट। और एन टाइप के अंदर क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर हो जाएंगे किससे? नंबर ऑफ होल से, राइट। बिल्कुल सिंपल सी बात। अच्छा 0 केल्विन पर, अरे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर तो कंडक्टिविटी दोनों की 0 होगी, क्योंकि 0 केल्विन पर उनके कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं होगा। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे बचाओगे, राइट। तो
वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एन टाइप की जो कंडक्टिविटी होती है वो पी टाइप से कंपैरेटिवली बेटर होती है, क्योंकि मोबिलिटी का फंडा है सारा का सारा, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना, इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली मोबाइल ड्यू टू देयर वेरी लेस मास, राइट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर बेटर, ऑलवेज बेटर, राइट। चलो एक और क्वेश्चन, यहां पर हमको दे रखी है फॉरवर्ड बाइसिंग की वोल्टेज और रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज, टेबल दे रखा है कुछ ऐसा, वोल्टेज दे रखी है 2 वोल्ट और 2.4 वोल्ट, करंट दे रखा है 60 मिली एम्पियर और 80 मिली एम्पियर, रिवर्स बाइसिंग में भी सेम बात है, राइट। अच्छा हमेशा यार ये बात ध्यान रखना, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस कितना होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते होते हैं, है ना। तो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज अपॉन फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। फॉरवर्ड बाइसिंग में करोगे तो 20 ओम आएगा, है ना। रिवर्स बाइसिंग में अगर करोगे, रिवर्स बाइसिंग में करोगे, चेंज इन वोल्टेज कितनी आएगी, चेंज इन वोल्टेज कितनी आएगी, देखो ध्यान से, चेंज इन वोल्टेज कितनी आएगी रिवर्स बाइसिंग में, चेंज इन वोल्टेज कितनी आएगी, 0 ये रही 2, राइट, -2 मतलब, और चेंज इन करंट कितना आ रहा है 0.25, और माइक्रो है तो इसलिए 10 की पावर -6, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, राइट। इस तरह से हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगेन कुछ कंसेप्चुअल से अच्छे, नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ एट गिवन टेम्परेचर डिपेंड। दो बातें कौन सी, पहली बात तो फोरबिडन बैंड की विड्थ कितनी है, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी देनी है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, है ना, एनर्जी गैप कम से कम होना चाहिए। और दूसरा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, मतलब कि उसके अंदर वही फ्री चार्ज कितना है। देखो कंडक्टिविटी यार वैसे भी कंडक्टिविटी क्या होती है, n टाउ ई स्क्वायर बाय में m, जितना नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा ना चार्ज कैरियर का, उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट। किस तरह से, हाउ डज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ही तो वे सेमीकंडक्टर्स में थर्मली ऑसिलेट होंगे और टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो अगेन नंबर डेंसिटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगेन अभी जस्ट बताया मैंने, थर्मल ऑसिलेशन होगी, कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देंगे, रिलीज कर देंगे और टूट जाएंगे। अगेन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, 3 ट्रांजिशन दे रखे हैं आपको, λ1 का एक ट्रांजिशन, λ3 का एक ट्रांजिशन, λ2 का एक ट्रांजिशन, तीनों में रिलेशनशिप बतानी है। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका, जो सबसे मैक्सिमम वाला है ना उसको मैं लिख दूं EA माइनस EC इक्वल्स टू HC बाय λ3, राइट। जो C से B में हो रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख दूं एनर्जी डिफरेंस ऑफ EB माइनस EC इक्वल्स टू HC बाय λ1, राइट। और जो हो रहा है B से A में उसको मैं लिख देता हूं EA माइनस EB इक्वल्स टू HC बाय λ2, राइट। अब क्या करो, जो ये वाला है ना, जो सबसे बड़े वाला ट्रांजिशन है, इसके अंदर EB ही ऐड कर दो और EB ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करोगे तो यहां पर बन जाएगा ये EA माइनस EB प्लस EB माइनस EC इक्वल्स टू HC बाय λ3, राइट। ऐसा करने पर देखो, ऐसा करने पर EC माइनस EB की जगह मैं लिख सकता हूं HC बाय λ1, EB माइनस EA की जगह लिख सकता हूं मैं HC बाय λ2, राइट। और सामने की तरफ क्या चल रहा है, HC बाय λ3, HC कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, आंसर क्या जाएगा आपका 1 बाय λ3 इक्वल्स टू 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ2। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्लियर है बात। आगे चले, एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट स्लाइड रहेगी यार हमारी। आई होप कि मैंने 50 क्वेश्चंस तो खैर कंप्लीट कर लिए होंगे। देखो यहां पर क्या है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल के डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है, d नोट है। अगर अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन से रिप्लेस कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन क्या होगा, सेम डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच के लिए बहुत आसान। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, kZe², 2kZe² बाय में काइनेटिक एनर्जी। मैंने r को सेम रखना है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बात। अब सवाल ये है कि अगर मैं
अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन रखूं, अल्फा पार्टिकल की जगह मैं प्रोटॉन रखूं। ओके ओके ओके, तो देखो अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन रखूंगा ना, तो जो यहाँ पर ये 2 नजर आ रहा है ना, फॉर्मूला ये होता है ना, देखो KQ1 मतलब K 2EZE बाय में R स्क्वायर को हमने किससे कंपेयर करा था, हाफ mv स्क्वायर से ना, बस जो यहाँ पर 2E था ना वो E हो जाएगा, है ना, 2E था वो E हो जाएगा। तो प्रोटॉन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल से, राइट। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आधी, किससे, अल्फा पार्टिकल से। क्लियर है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सा सवाल है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होने का सिंपल सा मतलब है कि उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन दूर जाए, इसलिए नेगेटिव है, राइट। तो ये थी हमारी यार आज की जर्नी, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, राइट। आई होप आपको आज का जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा यार, हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, राइट। तो अभी मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ एक स्ट्रेटजी वीडियो, बिल्कुल आपके लिए आखिरी दिन में आपको क्या क्या टॉपिक्स पिक करने और क्या क्या चीजें नहीं करने, बिल्कुल भी वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा उसमें, लेकिन आपको मैं ये जरूर बता दूंगा कि आखिरी की जो प्रोफेसर स्ट्रेटेजी है, अगर आपने मनी हाइस्ट देखी हो तो वो आपको मैं देने वाला हूँ। क्लियर है बात ये वाली। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सब शेयर करो, राइट, फैला दो इस वीडियो को हर जगह पर। 50 क्वेश्चन तो हमने करने ही है पक्के वाले, राइट। और मुझे लगता है कि इन 50 क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा यार, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह क्लेम नहीं करूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सारा का सारा पेपर में मिलेगा, लेकिन हाँ यार मोस्टली 90% तो शायद मिल ही जाए आपको, रेलेवेंट मिल जाए, राइट। तो इस वीडियो पर अगर हो जाते हैं 5000 लाइक तो आपको मिल जाएगी अगले 12 घंटे के अंदर अंदर 15+ डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिटेल सोल्यूशन, राइट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। आपका जो यहाँ पर साथ है वो बहुत बना रहेगा, ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा इस एग्जाम के बाद भी। CUT के लिए भी हम पूरा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ये एक आपको मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी जो मुझे नहीं करनी थी। CUT का भी आपको सब कुछ कंटेंट मिलने वाला है, बस देखते जाइए। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट।